बम बम बोले दोस्तों, बाज़ार पार्ट 2 में स्वागत है। वह पता नहीं किस बात की खुंदक निकाल रहा था। उस दूसरे आदमी को मारकर मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने लगा। मैं तो पहले से ही सब ये देखकर डर चुकी थी और अब पता नहीं वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। बाहर जाकर सड़क पर ले जाकर उसने मुझे एक गाड़ी में बैठा दिया। मैं बहुत डरी हुई थी कि अब क्या होगा, कहीं ये मुझे भी उसी आदमी की तरह ना मार डाले। मैंने गाड़ी में चलते-चलते उससे कई बार पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी को चलाता जा रहा था। मैंने गाड़ी से कूदने की कोशिश भी की मगर उसने गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ कर रखी थी, मैं कूद ना पाई। फिर उसने एक जगह पर गाड़ी रोकी और मुझे मारने लगा। मुझे बेवजह मारते जा रहा था। वो मुझे एक बार भी अपनी सफाई देने का मौका नहीं दे रहा था। आखिर मैंने भी अपने आप को मारने की कोशिश की, ये कहते हुए, मार डालो, तुम भी मुझे मार डालो। मुझे वैसे भी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए और ऐसी ज़िंदगी तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ एक औरत से उसकी मर्ज़ी तक भी नहीं पूछी जाती, बस हैवानों की तरह उस पे टूट जाते हैं। जब उसने मेरी यह कहानी सुनी तो कहने लगा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मेरा नाम सिमरन है और मैं एक बार डांसर हूँ। जब उसको मेरी अपनी सच्चाई पता लगी तो वह समझ गया कि जिसकी तलाश वो कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। फिर मैंने अपना मिसयूज़ करने वाली बात भी उसे बताई। कहने लगा, तुमने कभी उसको देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने उससे पूछते हुए कहने लगी, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके तो मुझे लगता है कि तुम उसे सामने आ गई तो तुम उसे मार ही डालोगे। क्या क्या है उससे तुम्हारे साथ जो तुम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हो? उसने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, मेरा नाम शुभम है। मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। फिर हम दोनों पति पत्नी जब हनीमून के लिए गए तो होटल वालों ने हमारे बाथरूम में कैमरे लगा रखे थे। सुबह सुबह जब मेरी पत्नी नहाने के लिए बाथरूम में गई तो होटल वालों ने उसकी वीडियो बना ली थी। हमें इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी कि उस होटल में ऐसा काम हो रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वालों की रेड पड़ गई और हमें बेवजह पकड़ लिया गया। मैंने उनसे बहुत बोला, हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ भी नहीं किया मगर उन्होंने हमारी बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं किया और हम दोनों को वहाँ पर ब्लू फिल्म बनाने गए हुए समझे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने खरीद रखा था और हम किसी के साथ हाथ का मोहरा बन रहे थे। मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया पर मेरी पत्नी ने उन्हें हमारी सारी बातें बता दी थी कि हम किस तरीके से मिले, कैसे हमें प्यार हुआ और हमने कैसे शादी की थी। जब उसने वो बाथरूम वाली वीडियो देखी तो वह सदमे में पड़ गई थी। हमें 2 दिन तक उसी पुलिस थाने में रखा गया। फिर 2 दिन बाद कोर्ट में ले जाने का वक्त आ गया। जब मैंने अपनी पत्नी को देखा तो उसे कुछ न कहने के बारे में बताया। यह लोग हमें फंसाना चाहते हैं, इनका कोई और प्लान है, इन्हें कुछ भी मत बताना। जब उसने मेरी यह बात सुनी तो वह सब बातें समझ गई पर उसने तो पहले से ही ये बातें पुलिस वालों को बता दी थी। उसे न जाने क्या हो गया था, उसने वहीं कोर्ट की छत से कूदकर अपनी जान ले ली थी और मुझे भी उम्र कैद की सज़ा हुई थी। पर मेरे करीबी दोस्त ने मेरी मदद की और 4 साल बाद मेरी रिहाई हो गई थी। अब सब मेरा एक ही मकसद था, उन लोगों तक पहुंचना जो ऐसे बेगुनाहों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और कौन यह काम करवा रहा है। मुझे इसकी तह तक पहुंचना है और अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाना है। मुझे लगा वह अब मेरी शायद तलाश ख़त्म हो गई है पर नहीं, अभी और काम बाकी है। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे वापस अपने होटल में छोड़ दिया मगर मैंने जाते जाते उसका फ़ोन नंबर ले लिया था। उसकी बातें और उसके हालात मुझे मेरी याद दिला रहे थे। मैंने अपनी गमों में उसके गमों को महसूस करने लगी थी। अब मैं भी उन लोगों तक पहुंचना चाहती थी जिन्होंने पता नहीं मेरी जैसी कितनी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। मैं भी अब इन पिंजरे से आज़ाद होना चाहती थी। उसकी एक उम्मीद ने मेरी जीने की शक्ति को बढ़ा दिया था। शायद उसका आना मेरे लिए एक दिए की रोशनी की तरह था। फिर मैंने भी उस औरत की तलाश चालू कर दी थी। अब बाज़ार में काम करते करते मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया था तो मैंने भी कई आदमियों से जान पहचान बना ली थी जो शायद आज मेरी मदद कर सकते थे।
मैंने उनसे ही उस औरत के बारे में पूछा जो यह बाज़ार चलाती है, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि किसी ने भी उसके बारे में नहीं जानता था। फिर मैंने बार के मैनेजर से बात की जो उस बाज़ार का सबसे पुराना असिस्टेंट था। उसने मुझे बताया कि अगर तुम उस औरत से मिलना चाहती हो तो तुम्हें पूरी रात जागकर इस बाज़ार में उसे पहचानना होगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अंकल, वह बोले, वो यहीं रोज़ रात को अपना भेष बदल कर आती है और यहाँ पर जो जो हो रहा होता है सब पर उसकी निगाहें रखती है। मैंने बोला, तो आप ही बता देना इशारे में कि वो कौन कौन से भेष में आती है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता और तुम भी मुझसे ज़्यादा बात मत करो, जाओ यहाँ से। वो अंकल तो ऐसे भाग रहे थे कि जैसे वो भी किसी परेशानी में हो। फिर मैंने शुभम को यह बात बता दी, मगर पहले तो उसने ये मना कर दिया कि तुम्हें मेरे मैटर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अब यह मामला उसका नहीं, सब उन औरतों का था जो ऐसे जाल में फंसकर यहाँ इस बाज़ार में लाई जाती हैं। मैं उसी रात रुक गई। जब तक वह बाज़ार चलता रहा मैं भी मनोरंजन करती रही, पर मेरी निगाहें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। जैसे जैसे बाज़ार बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग जाते रहे और एक वक्त पर मैं और बूढ़ी अम्मा और वेटर बच गए थे। मैं तो उस औरत को पहचान भी नहीं पाई कि वह कब आई और कहाँ चली गई थी। फिर वह बूढ़ी अम्मा मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाज़ार तो ख़त्म हो गया, अब तुम्हें यहाँ से सफाई मुझे यहाँ से सफाई करनी है, तुम जाओ यहाँ से अपने घर। मैंने रोते हुए कहा, कहाँ बाज़ार ख़त्म हुआ? मेरी तलाश तो अभी भी चालू है। तलाश? यह वह बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ अम्मा, मैं किसी बहरूपे को यहाँ पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर वह मुझे नहीं दिखा। और कोई नहीं, कल आकर फिर दोबारा ढूंढ लेना। वह बूढ़ी अम्मा बोली, चलो अब जाओ यहाँ से। उनकी बातें सुनकर मैं वहाँ से जाने लगी। तभी वह अंकल मुझे इशारे में कुछ कहने लगे। मैं कुछ समझ पाती इतने में ही शुभम उस आदमी को लेकर आ गया था जो मुझे उस दिन मारना चाहता था। वह उस दिन मरा नहीं था और उसके साथ यूएस की पुलिस भी थी। उसने कहा, सिमरन, जो औरत उसकी हम तलाश कर रहे थे वो यहीं कहीं है और यह उसका आदमी है। यही हमें अब उस तक पहुंचाएगा। बताओ कौन है वो? उसने मेरी तरफ उंगली की, पर वो तो मैं नहीं थी, बल्कि मेरे पीछे वो बूढ़ी अम्मा थी। उसने तुरंत अपने कपड़ों में से बंदूक निकाली और मुझे पकड़कर मुझ पे तान दी। कहने लगी, तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। बेचारी ये तो बच जाती, पर इस बेवकूफ़ लड़के की वजह से इसे अब मरना पड़ेगा। शुभम बोला, अभी इसकी ज़िंदगी बहुत है, पर तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। तुम सबकी जान को मजाक समझती थी, आज हम तुम्हारी ही जान को लेकर आए हैं। उसने पुलिस वालों से कहकर उसकी बेटी को गाड़ी से उतरवाया। उसे देखते ही वो बहुत परेशान हो गई, मगर जब उसकी बेटी बोली, माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ खो बैठी हूँ, पहले पापा और आज आपको। आपने ही मेरे पापा को मारा था और मुझे भी आज आप मार डालो। ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। जो माँ पैसों के लिए दूसरी औरतों का सौदा करती है, उसकी गंदी गंदी वीडियो बनवाती है, वो अपनी बेटी को सारे ऐशो आराम देना चाहती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे ऐशो आराम। अब तो आपको माँ बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। आज आपकी यह बेटी ज़िंदा नहीं रहेगी और अगर आप चाहती हो मुझे ज़िंदा देखना तो अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर शायद मैं आपको माफ़ कर सकूं। मगर उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने मुझ पर अब भी बंदूक तान रखी थी। उधर उसकी बेटी ने अपने हाथ पर चाकू मार लिया था। तब जाकर उसने हाथ से बंदूक छूटी और पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया था। उसने पुलिस को सारे बातें बता दी थी कि वे कैसे कैसे हनीमून पर आए लोगों की ब्लू फिल्म बनवाती थी और उनसे कैसे पैसे कमाती थी। उसने अपने सारे बयान पुलिस के आगे रख दिए थे और यूएस की पुलिस ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसकी बेटी अब हॉस्टल में रहती है और शुभम ने मुझे वापस से इंडिया भेज दिया था। वह वहीं यूएस में रहकर इन इलीगल कामों को रुकवाना चाहता था,
वह अब भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और मैंने भी भारत में आकर एक एनजीओ खोल लिया था। शुभम ने भी उसमें मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। अब मैं भी उस एनजीओ में गरीब लड़कियों को मुफ्त में काम सिखाती थी और अनाथ आश्रम में बच्चों को अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी। मैं शायद अब अपनी ज़िंदगी में कभी भी घर गृहस्थी का सुख ना देख पाऊँ, मगर अब मेरे साथ मेरा खुद का परिवार था, बच्चे और आश्रम। मैं इन्हीं के बीच रहकर अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी। आज अगर शुभम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं उसी बाज़ार में कहीं पर नाच रही होती, पर मेरी ज़रा सी हिम्मत ने मुझे वापस से अपने देश में भेज दिया था। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।